जय हिंद दोस्तों। आई एम श्योर आप सभी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। भारत का केंद्रीय बैंक इंडिया में मनी सप्लाई को रेगुलेट करने से लेकर भारत में वस्तुओं की कीमतों को विनियमित करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंडिया में एक गोल्ड रिजर्व मेंटेन करना जिससे दोबारा 1991 की तरह भारत में कोई आर्थिक संकट ना मंडराए, यह सब आरबीआई की जिम्मेदारी है। लेकिन हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि आरबीआई एक्चुअली फंक्शन कैसे करती है? तो पब्लिक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर इंफॉर्मेशन का काफी अभाव है और इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जियो हॉटस्टार के साथ मिलकर एक नई डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, जिस डॉक्यूमेंट्री में यह बताया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे गोल्ड डिपॉजिट को मेंटेन करता है। और यह पहली बार है जब जनता के सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने गोल्ड डिपॉजिट को रिवील किया है कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 800 टन से ज्यादा गोल्ड को डिपॉजिट कर रहा है, किस फॉर्म में उसे डिपॉजिट किया जाता है। तो आइए पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गोल्ड डिपॉजिट के राज जो हमारे सामने आए हैं उनको समझते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक नई डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है जिसका नाम है आरबीआई अनलॉक्ड बियॉन्ड द रूपी। तो ये उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है। ये डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। आप भी जाकर इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं आरबीआई फंक्शन कैसे करती है। अब ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में आरबीआई का गोल्ड रिजर्व है। पहली बार पब्लिक के सामने आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व को रिवील किया। हालांकि वो पूरा गोल्ड का भंडार जो है वो तो नहीं दिखाया गया क्योंकि उसे अलग अलग जगह स्टोर करके रखा जाता है, बट हाँ एक गोल्ड वॉल्ट उसको जरूर रिवील किया गया इस डॉक्यूमेंट्री में। और वहां पर यह बताया गया है कि आरबीआई ये जो गोल्ड का रिजर्व मेंटेन करती है, जिसे फॉरेक्स रिजर्व के नाम से भी बुलाया जाता है, वो गोल्ड बार्स की फॉर्म में करती है। जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर सोने की ईंट जिसे कहा जाता है गोल्ड बार्स, तो ये गोल्ड बार्स है और एक एक गोल्ड बार का जो वेट है वो 12 किलो से भी ज्यादा है। तो इस फॉर्मेट में ये गोल्ड डिपॉजिट मेंटेन किया जाता है। अब ये गोल्ड डिपॉजिट क्यों आरबीआई मेंटेन कर रही है? तो 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, आर्थिक संकट, जहां पर हमारे पास केवल 15-16 दिन का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। इसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान संतुलन का क्राइसिस। अगर ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो जाता तो भारत किसी भी वस्तु का आयात नहीं कर पाता, इंपोर्ट नहीं कर पाता और ये हमारे लिए बहुत नेगेटिव होता, नकारात्मक होता। इस समय में हमने आईएमएफ से मदद मांगी, आईएमएफ ने हमारी मदद जरूर की, हमें लोन जरूर प्रोवाइड किया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई, जिन शर्तों की वजह से ही हमें हमारी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा था, ओपन अप करना पड़ा था और हमें एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाने पड़े थे। ये एलपीजी रिफॉर्म्स भी भारत में लागू करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और यही कारण है कि आरबीआई 1991 में 1991 में इस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरने के बाद उसने समझा है कि बहुत जरूरी हो जाता है कि गोल्ड रिजर्व मेंटेन किया जाए, जिससे आगे चलकर भारत को ऐसे किसी भी आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। नाउ इट हैज नाउ इंक्रीज्ड इट्स गोल्ड रिजर्व मेनी टाइम्स। तो अगर हम 1991 से अब कंपेयर करते हैं तो आरबीआई का जो गोल्ड रिजर्व है वो कई गुना बढ़ गया है। आज की तारीख में अगर मैं जून के महीने की बात करता हूं, क्योंकि ये लेटेस्ट आंकड़ा है जो हमारे सामने है, आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 870 टन पहुंच गया है, 870 टन। और ये 870 टन सोना आरबीआई कुछ इस फॉर्म में मेंटेन करती है, मतलब गोल्ड ब्रिक्स की फॉर्म में। अभी जो नई डॉक्यूमेंट्री आई है, नई सीरीज आई है, इस वेब सीरीज में कुल मिलाकर 5 पार्ट और इन 5 पार्ट में आरबीआई की फंक्शनिंग पूरी तरीके से आरबीआई के एक्स गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर उन्होंने डिस्क्राइब की है। तो आरबीआई के जो पुराने गवर्नर हैं, वो लोग जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वही कैमरे पर आकर बता रहे हैं कि आरबीआई किस तरीके से फंक्शन करती है, कैसे वो अपना गोल्ड डिपॉजिट मेंटेन करती है और उसका फायदा क्या, उसका एडवांटेज क्या है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, यहां पर ये जो सोने की ईंटें मेंटेन की जाती है, एक एक गोल्ड ब्रिक का जो साइज है, जो वेट है, वो लगभग 12.5 किलोग्राम है। तो अगर आप प्रेजेंटली जो गोल्ड की कीमत चल रही है 10 ग्राम सोने की कीमत, उससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक एक सोने की ईंट जो आरबीआई के रिजर्व में रखी हुई है उसकी कीमत कई कई करोड़ रुपए है। और इसी वजह से आरबीआई, या फिर यूं कहा जाए भारत, दुनिया के उन देशों में शुमार है जिनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी बड़ा है
और ये इसी वजह से, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि दोबारा भारत को 1991 की तरह फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजरना पड़े। RBI has released this to bring its work and role in front of the people। तो लोगों को RBI के नाम के बारे में जरूर पता है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि RBI एक्चुअली फंक्शन कैसे कर रही है, क्यों ये सोने का भंडार मेंटेन किया जाता है, गोल्ड रिजर्व मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से भारत में करेंसी नोट्स प्रिंट किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद ये ना पता हो कि 2010 से पहले जो भी हमारे यहां नोट प्रिंट किए जाते थे, उनका जो कागज है, वो पेपर इंडिया के बाहर छपता था और फिर उसको हम इंपोर्ट किया करते थे और उस पर हम हमारे नोट्स प्रिंट किया करते थे। लेकिन ये हमारी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी खतरनाक था, ये काउंटरफीट करेंसी को प्रमोट कर रहा था, और इसी वजह से इंडिया ने अब ये कागज, ये पेपर भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। तो ये सारे के सारे जो सीक्रेट्स है, सारे के सारे राज जो हैं आरबीआई की फंक्शनिंग के, वो इस डॉक्यूमेंट्री में रिवील किए गए हैं। It has also been told that India is one of the largest producers of currency notes in the world। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े देश है जो अपने यहाँ करेंसी प्रोड्यूस करते हैं, भारत उनमें शुमार है। और अगर मैं कंपैरिजन दूं आपको एक, तो अगर आप अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका लगभग 5000 करोड़ यूनिट प्रोड्यूस कर चुका है नोट्स की। वहीं अगर आप यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में कुल मिलाकर 2900 करोड़ यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहां 13,000 करोड़ यूनिट ऑफ नोट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप यूएसए और यूरोप में जितने नोट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको कंबाइन भी कर लोगे तो भी वो भारत का लगभग आधा ही बनेगा। इतना हमारे यहाँ करेंसी नोट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, इतनी हमारी अर्थव्यवस्था का आकार है। चलिए आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल बेसिक से जो सिलेबस है उसे कवर करना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं लाइव क्लास में आपके आंसर्स के ऊपर आपको फीडबैक जरूर प्रोवाइड करूंगा। इसके साथ साथ आपको मेरी सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो भी यहाँ पर मिल जाएगी, तो यहाँ से आपको पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको हमारे सारे बैचेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। फाउंडेशन बैच और मेंटोरशिप का बैच, ये दोनों बैचेस अभी शुरू हुए हैं, तो आप मेंटोरशिप के बैच में और फाउंडेशन बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया, उस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, आपको बैचेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द गोल्ड रिजर्व। अब ये जो गोल्ड रिजर्व है, इस तक बहुत कम लोगों को पहुंच प्रदान की जाती है। मतलब जो आरबीआई की हायरार्की में भी हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं, केवल उन्हें ही इस गोल्ड वॉल्ट तक पहुंच प्रदान की जाती है। सो according to the information given in the documentary, the central bank has increased the gold reserves many times after the economic crisis। तो इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जैसे हमने डिस्कस किया कि बहुत इसके आकार को बढ़ाया गया। आज की तारीख में 870 टन गोल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व के तौर पर मेंटेन किया है। इसके साथ साथ बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें इस सोने तक या इस रिजर्व तक पहुंच प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा दैट गोल्ड इज नॉट जस्ट अ मेटल बट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। आरबीआई के एक फॉर्मर चेयरमैन, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री में इंटरव्यू के दौरान यह बात बोली है कि सोना जो होता है वो सिर्फ एक मेटल नहीं है, एक धातु नहीं है। सोना एक देश की ताकत होती है। ताकत किस वजह से है? यह माना जाता है दैट गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड एसेट। मतलब आप सोने को कभी भी बेच सकते हैं और उसके एवज में आपको पैसा मिल जाएगा। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड एसेट। आप जब चाहें उसे रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी वजह से दुनिया भर के देश जो हैं वो अपने आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पर गोल्ड का डिपॉजिट मेंटेन करते हैं। जिस देश के पास जितना बड़ा सोने का भंडार होता है, जितना बड़ा गोल्ड डिपॉजिट होता है, उसको उतना स्टेबल माना जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था को उतना स्टेबल माना जाता है। और अगर वो देश आगे बढ़कर कोई लोन रिसीव करता है, कोई उधार लेता है, तो वो उधार उसे कम दामों पर मिल जाता है।
तो जितना बड़ा आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा, जितना बड़ा आपका गोल्ड रिजर्व होगा, उतनी ही स्ट्रांग आपकी इकोनॉमी को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वहां पर यह माना जाता है कि ये लोन आसानी से वापस आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस देश के पास गोल्ड का एक बहुत बड़ा भंडार है। तो यहां पर वही समझाया गया कि एक मेटल नहीं है, एक धातु नहीं है, ये एक देश की स्ट्रेंथ है, ये उसकी ताकत है। कंट्रीज विल कीप ऑन फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमी, बट गोल्ड विल ऑलवेज मेंटेन इट्स वैल्यू। तो देश बनते रहेंगे, देश टूटते रहेंगे, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, इकोनॉमी में अप एंड डाउन लगा रहेगा, लेकिन गोल्ड हमेशा अपनी वैल्यू मेंटेन करता है। और आपने ये बात ऑब्जर्व भी की होगी, जब भी कभी ग्लोबल लेवल पर आपको कोई वॉर जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है, उस समय गोल्ड का भाव एकदम तेजी से चढ़ता है, क्योंकि गोल्ड को एक बहुत सेफ एसेट माना जाता है। और गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होता है, आपको एक श्योरिटी होती है, कभी भी आप गोल्ड को बेचकर रुपये में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट प्रेजेंट ऑन अर्थ। According to RBI data, the value of gold reserves fell by $573 million to 85.74 billion। तो पिछले कुछ समय में गोल्ड की कीमत काफी बढ़ गई थी, लेकिन अब गोल्ड की कीमत फिर से स्टेबलाइज हो रही है, वो थोड़ा नीचे आई है, जिस वजह से हमारा जो गोल्ड रिजर्व है उसकी ओवरऑल जो कीमत है वो 85.74 बिलियन डॉलर आ गई है। ये कीमत 573 मिलियन डॉलर नीचे की तरफ आई है, और वो इसी वजह से क्योंकि गोल्ड की कीमतों में फ्लक्चुएशन होता रहता है। जब इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो गोल्ड की कीमत बढ़ गई थी। अब जब सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है तो गोल्ड की कीमत थोड़ा सा फॉल कर जाती है, थोड़ी सी गिर जाती है, इसी वजह से वो डाउनफॉल जो है वो देखने को मिला। ओवरऑल अगर हम देखें, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसकी भी वैल्यू गिरी है। पहले उसकी वैल्यू थी 1.01 बिलियन डॉलर्स, लेकिन अब वो गिरकर 697.93 बिलियन डॉलर्स रह गई है। ठीक है, तो वो कीमत जो है वो भी थोड़ा डाउनफॉल उसमें देखा है, वो इस वजह से क्योंकि सोने की जो कीमत है वो भी नीचे आई है। इसके साथ साथ इस डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया गया कि भारत में जो करेंसी नोट्स प्रिंट हो रहे हैं आज की तारीख में, वो ज्यादा सेफ है, वो ज्यादा सिक्योर है। क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले क्या हुआ करता था, वो पेपर, जिस पेपर के ऊपर हम हमारे नोट्स को प्रिंट करते हैं वो हम इंपोर्ट किया करते थे, तो कंप्लीटली वो आयात किया जाता था, इंपोर्ट होता। लेकिन फिर हमने देखा कि जो काउंटरफीट करेंसी है, जो जाली नोट है, वो काफी हद तक हमारे जो ओरिजिनल नोट्स होते हैं उनको रिजेंबल कर रहे हैं। तो देयर वाज एन अनकैनी रिजेंबलेंस, और इसी वजह से हमारे रिजर्व बैंक ने यह तय किया कि अब हम ये पेपर भी इंडिया में ही प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। तो 2010 के बाद वो पेपर जिसके ऊपर ये नोट छापे जाते हैं वो भी भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, और इसी वजह से अब हमारे यहाँ जो नोट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो ज्यादा सेफ हैं, वो ज्यादा सिक्योर है। So according to the information given in the documentary today, everything from machine to ink used in printing currency notes is manufactured in India। तो चाहे आप मशीन्स की बात कर लो, जिन मशीन्स के थ्रू नोटों को प्रिंट किया जा रहा है, चाहे आप उस इंक की बात कर लो जिस इंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, सब कुछ भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। It is worth mentioning that earlier notes were printed on imported paper. This paper was made by only a few companies of the world। और क्योंकि दुनिया में बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो उस पेपर को प्रोड्यूस करती थी, इसी वजह से उनकी मोनोपोली हो गई थी। तो हम इस एकाधिकार को भी तोड़ना चाहते थे, हम इस मोनोपोली को भी ब्रेक करना चाहते थे, और इसीलिए हमने वो पेपर भी भारत में प्रिंट करना शुरू किया, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है उषा थोराट। उषा थोराट आरबीआई की फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर है, तो ये डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने ही ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि भाई 2010 से पहले वो पेपर इंपोर्ट किया जाता था। So Thorat says we had to import paper for currency notes. Notes were printed on imported paper in Nasik and Devas. Only a few units manufactured this paper. In 2010, it was found that many fake notes were of good quality and looked exactly like the notes printed here. तो 2010 में हमने इस बात को ऑब्जर्व किया कि जो असली नोट है और जो जाली नोट है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं, और बहुत मुश्किल हो रहा था इस बात को मेक आउट करना कि कौन सा वाला नोट जो है वो जाली नोट है। और इसीलिए हमने फैसला लिया, हमने डिसाइड किया कि हम इस पेपर को भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, जिससे हम उस पेपर में भी सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स इनहेंस कर पाए।
और उसके बाद से ही वो पेपर भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर भारत में ऐसी 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो आरबीआई के अंडर फंक्शन कर रही है, जहां पर ये नोट्स प्रिंट किए जाते हैं। तो यहां पर वो भी बताया गया, इन व्यू ऑफ दिस सिचुएशन आरबीआई सेट अप फैक्ट्रीज इन देवास, सलबोनी, नासिक एंड मैसूर। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ये रहा महाराष्ट्र में नासिक, यहां नीचे मैसूर, सेंटर में देवास मध्य प्रदेश में, और वेस्ट बंगाल में सालबोनी। ये वो 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर नोट्स को प्रिंट किया जाता है। और इसके अलावा हैदराबाद, मुंबई और नोएडा और इसके साथ साथ कोलकाता, ये वो 4 जगह हैं जहां पर कॉइन्स को मिंट किया जाता है। तो कॉइन्स को मिंट करने के लिए अलग यूनिट्स हैं और नोट्स को प्रिंट करने के लिए अलग यूनिट्स हैं। तो ये 4 यूनिट सेटअप की गई थी और यहीं पर आज की तारीख में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर हमारे करेंसी नोट्स प्रिंट किए जाते हैं और वो पेपर भी हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये पूरी डॉक्यूमेंट्री मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, आपको देखनी चाहिए, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर भी देखनी चाहिए। आप आरबीआई की फंक्शनिंग के बारे में जानेंगे, समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में यहां पर बताया गया कि कैसे 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, आर्थिक संकट आया, किस तरीके से आरबीआई ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आईएमएफ में नेगोशिएशंस में, और कैसे ये एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए, कैसे इन्हें भारत में लागू किया गया। आई होप आपको जानने को मिला होगा, समझने को मिला होगा कि किस तरीके से आरबीआई गोल्ड रिजर्व भारत में मेंटेन कर रहा है, और पहली बार है कि कैमरा पर वो गोल्ड रिजर्व, वो गोल्ड का स्टॉक जो है वो दिखाया गया है। अगेन क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लीजिएगा। आप इसे स्कैन करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा आंसर राइटिंग के लिए, और क्लास की पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। बैचेस में अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पर जाना, यूपीएससी टॉपर्स हब। जब आप हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहां पर आपको सारे के सारे बैचेस दिख जाएंगे। तो ये सारे बैचेस यहां पर दिए गए हैं। फाउंडेशन बैच है, पीएसआईआर ऑप्शनल का बैच है, मेंटोरशिप बैच है, सारे बैचेस यहां पर अवेलेबल है। जिस भी बैच में एनरोल करना है आप बाय नाउ पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। और हाँ, एडमिशन लेने से पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। कोई भी सवाल है बैच को लेकर, कोई भी डाउट है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, यहाँ चले जाइएगा। कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में आप जाएंगे, ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, आपको बैचेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत कीजिए, लग के तैयारी कीजिए, सक्सेस आपको मिलना ही चाहिए। जय हिंद।